राखी अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। उसकी बेटी नमिता एक कॉलेज स्टूडेंट थी। उसे कुकिंग करने का बहुत शौक था। वो घर में अक्सर तरह तरह के पकवान बनाया करती थी और सभी को खिलाया करती थी। इसी वजह से नमिता ने गवर्नमेंट कॉलेज से होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया था, लेकिन पैसों की कमी के कारण अपना एक होटल नहीं खोल पाई। एक शाम उसके मम्मी पापा दोनों मजदूरी करके घर लौटे थे। तभी नमिता उनसे कहती है, लगता है मेरा सपना अधूरा ही रह जाएगा। मैं एक शानदार होटल खोलना चाहती थी, लेकिन हमारे पास तो ढाबा चलाने के भी पैसे नहीं है। तू अपने ये बड़े बड़े सपनों को भूल जा, क्योंकि हम जिस हाल में हैं केवल भगवान ही हमारा बेड़ा पार कर रहा है, नहीं तो भूखे मरने की नौबत दूर नहीं। देख बेटा, अगर तुझे अपने दम पर कुछ करना है तो हम तुझे रोकेंगे नहीं, लेकिन अगर तेरी ये इच्छा है कि हम तेरे सपनों को पूरा करने के लिए तुझ पर पैसा खर्च करें, तो माफ करना बेटा, हम ये नहीं कर सकते। लेकिन माँ, आप ये बताइए कि मैं क्या करूं? मैंने तो डिग्री भी होटल मैनेजमेंट के कोर्स के लिए है। बेटा, हमें केवल और केवल अब तेरी शादी की चिंता है। एक अच्छा लड़का देखकर तेरी शादी कर दूंगी, तो तुझे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू आराम से अपने ससुराल में रहना और अपने परिवार का ख्याल रखना। हम औरतों की जिंदगी तो इसीलिए ही बनी है। नहीं माँ, नहीं, आपने मुझे केवल शादी ब्याह करने के लिए नहीं पढ़ाया लिखाया। पढ़ाई लिखाई तो इसीलिए करते हैं ताकि लोग कामयाब हो सके और गरीबी को दूर कर सके। अब आप ही इस तरह मुझे कहने लगेंगी तो मैं बाहर वालों से क्या ही उम्मीद रखूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे प्रोत्साहित करें कि मैं अपना एक छोटा सा कारोबार करूँ और उसे ठीक ठाक मुनाफा भी कमाऊं। बेटा, तुझे जो करना है कर, लेकिन शादी से पहले, क्योंकि शादी के बाद तेरे ससुराल वाले तुझे कुछ भी करने नहीं देंगे। ससुराल की बहू होने के बाद तो उनके घर की इज्जत होगी तू, इसलिए अभी तू जो करना चाहती है कर सकती है। ठीक है माँ, आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही काफी है। अब नमिता गहरी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि वो अपनी सपने को सच होता देखना चाहती थी। वो उसे पूरा करने के लिए कुछ भी करने का जुनून रखती थी। एक दोपहर अकेली बैठी हुई वो अपने आप को शीशे में देखकर बातचीत कर रही होती है। अरे नमिता, खुद पर भरोसा रख। अपनी मेहनत के बलबूते पर तू पहाड़ भी तोड़ सकती है, और ये तो फिर भी एक छोटा सा काम है। लेकिन तेरे पास पैसे नहीं है, और किसी बड़े काम की शुरुआत भी एक छोटी कोशिश से होती है। मैं भी छोटे छोटे प्रयासों से अपना एक नॉर्मल सा स्टॉल खोलूंगी। उसके बाद ही मैं बड़े बड़े 5 स्टार होटल के सपने देखूंगी। तो ठीक है नमिता, तो आज से ही अपने इस मिशन का काम शुरू कर दे। लेकिन नमिता, तू स्टॉल किस चीज का लगाएगी, ये तो तूने सोचा ही नहीं। नमिता ने इतना कहा था कि तभी उसके दिमाग में आया कि उसे ग्रिल्ड सैंडविच बनाकर लोगों को बेचना चाहिए। ये थोड़ा स्टाइलिश और हेल्थी होता है। आजकल की यंगस्टर्स सैंडविच खाना बहुत पसंद करते हैं और ग्रिल्ड सैंडविच के साथ साथ तरह तरह की चटनियों का स्वाद भी लेते हैं। वो पहले दिन स्टॉल लगाने के लिए बाजार गई, तब उसके पिता मोहन बोले, नमिता बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है और ये किसकी दुकान पर खड़ी है तू? मैं अपना काम खत्म करके घर जा रहा था तो सोचा मार्केट से कुछ लेता चलूं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम भी मार्केट सामान लेने आई हो। चलो हम दोनों साथ घर चलते हैं। नहीं पापा, ये मेरा स्टॉल है और मैं चाहती हूँ कि इस स्टॉल पे मैं सैंडविच बेचना शुरू करूँ। अगर लोगों को मेरे सैंडविच पसंद आए तो मुझे बहुत खुशी होगी और 4 पैसे हाथ में भी आएंगे। लेकिन तुमने मुझे इस स्टॉल के बारे में पहले तो कभी नहीं बताया। पापा, मैंने ये स्टॉल अचानक ही खोला है, क्योंकि मैं आपको और माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। कॉलेज के वजीफे के कुछ पैसे पड़ी हुई थी, जिन्हें मैं अपने अकाउंट से निकाल कर ये सारा सामान जमा करके यहाँ बैठी हूँ। बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। बेटा, तू जो करना चाहती है कर, मेरी ओर से खुली छूट है तुझे। बस पापा, आपका यही आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहे और इसी तरह मैं हमेशा कुछ नया करने के बारे में सोचती रहूं। पापा, आप रुकिए, मैं अपना पहला सैंडविच आपको बनाकर खिलाती हूँ। नमिता झट से मोहन के लिए एक ग्रिल्ड सैंडविच बनाती है और उसे एक डोंगे में तैयार करके देती है। उस सैंडविच को खाकर मोहन बोलता है, यह तो बहुत ही लाजवाब है और पौष्टिक भी, क्योंकि तूने हरी सब्जियां, चटनी और दूध की बनी हुई चीज डाली है, इसलिए इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। जब ये सैंडविच मुझे इतना अच्छा लग रहा है तो लोगों को तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। मोहन को सैंडविच खाता देखकर कुछ लोग नमिता के स्टॉल पर आए और अपने सैंडविच का ऑर्डर देने लगे।
नमिता ने जल्दी जल्दी 3 से 4 सैंडविच बनाकर ग्रिल्ड मशीन में उसे ग्रिल होने के लिए रख दिया। थोड़ी देर बाद जब उसने अपने ग्राहकों को सर्व किया तो वो सैंडविच खाते हुए बोले, यह तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ऐसा सैंडविच तो हमारी सेहत और भूख दोनों के लिए बेहतर है, बेहतर। सच में बहन, तुमने तो बहुत अच्छा सैंडविच बनाया है। और आज तुम्हारा पहला दिन है और ये सैंडविच तो किसी बड़े होटल के सैंडविच की दुकान से तुलना से भी ज्यादा स्वाद भरा हुआ है इसमें। मजा ही आ गया ग्रिल सैंडविच खाकर। आप लोगों का शुक्रिया। मुझे खुशी है कि आप लोगों को मेरे ग्रिल्ड सैंडविच पसंद आए। अरे बहन, ये सैंडविच कितने का है? ये 20 रुपए का है। क्या क्या कहा? सिर्फ 20 रुपए का? वह भी इतना अच्छा सैंडविच? बेटा, बाजार में तो 100 का सैंडविच भी खा लो तो भी आपका पेट नहीं भरेगा, और उसमें भर भर के ऊट पटांग चीजें डाल देंगे जिसकी वजह से उसका स्वाद खराब हो जाता है। आपने तो बिल्कुल फ्रेश सैंडविच केवल 20 रुपए में बनाकर खिलाया है। बिटिया ने तो कमाल ही कर दिया। एक तो सैंडविच का स्वाद इतना ज्यादा बढ़िया है, ऊपर से दाम भी कम है। यह तो एक तीर से 2 निशाने हो गए। अब तो जब भी मेरी बीवी मुझसे लड़ाई करेगी तब मैं इस बिटिया के हाथ का सैंडविच खाने आ जाया करूंगा। जी जरूर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों को मेरा सैंडविच इतना पसंद आएगा। ग्राहक नमिता को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, जिसकी वजह से नमिता बहुत खुश होती है। अब धीरे धीरे उसने अपना ग्रिल्ड सैंडविच बेचने का कारोबार अच्छी तरह से संभाल लिया था। एक दिन जब वो अपने ग्राहक को ग्रिल्ड सैंडविच बनाकर खिला रही थी, तभी उसकी ग्रिल्ड मशीन बंद हो जाती है और वो परेशान होकर बोलती है, अरे यार, ये चल क्यों नहीं रहा? अगर ये मशीन चालू नहीं हुई तो मैं ब्रेड कैसे सेकूंगी और अपने ग्राहकों को ग्रिल्ड सैंडविच बनाकर कैसे खिलाऊंगी? धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और नमिता यहाँ मुसीबत में फंस गई थी, क्योंकि उसकी ग्रिल्ड मशीन काम नहीं कर रही थी। तब उसने अपने पिताजी को कॉल किया, उन्हें ग्रिल्ड मशीन ठीक करने के लिए बुलाया। थोड़ी देर बाद मोहन उसके स्टॉल पर आया और ग्रिल्ड मशीन को ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी मशीन नहीं चली। अब एक ग्राहक नमिता से बोली, नमिता बहन, लगता है हमें ग्रिल्ड सैंडविच खाने को नहीं मिलेंगे। मशीन तो ठीक नहीं हो रही। मेरे बच्चे मेरे घर पर इंतजार कर रहे हैं और ये आस लगाकर बैठे हैं कि मैं उनके लिए ग्रिल्ड सैंडविच लेकर जाऊंगी। मेरे बच्चों को आपके हाथ की बनी हुई ग्रिल्ड सैंडविच बहुत पसंद है। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे लिए 2 ग्रिल्ड सैंडविच बनाकर दे दीजिए। मेरी तो आदत हो गई है नमिता बहन के सैंडविच खाने की। ना जाने कि मशीन कब ठीक होगी और कब मुझे सैंडविच खाने को मिलेगा। मैं माफी चाहती हूँ आप लोगों से। ना जाने कैसे ये मशीन खराब हो गई। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरे ग्राहकों को मुझे खाली हाथ लौटाना पड़ेगा। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरी मशीन ठीक हो ही नहीं रही, तो मैं सैंडविच कैसे बनाऊं? बेटा, ये मशीन अब तक ठीक नहीं हुई। मैं कोशिश करके थक चुका हूँ। मुझे लगता है अब हमें नई मशीन लानी पड़ेगी। क्या पापा, नई मशीन? मतलब मेरे ग्राहकों को ऐसे ही जाना पड़ेगा? हाँ बेटा, क्योंकि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। माफ करना आप लोग मुझे। मैं आप लोगों को आज सैंडविच बनाकर नहीं खिला पाऊंगी। अरे कोई बात नहीं बहन, मैं कल सैंडविच लेने आ जाऊंगी। आज मैं किसी तरह अपने बच्चों के लिए कुछ और खाने की चीज बाजार से ले जाऊंगी। मेरी मजबूरी को समझने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल आप लोगों के लिए एक नई ग्रिल्ड मशीन ले आऊंगी और फिर आप लोगों को इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिसकी वजह से उसके सारे ग्राहक अब घर चले जाते हैं। अब अगले दिन भी नमिता की ग्रिल्ड मशीन खराब थी। इसी चक्कर से वो स्टॉल नहीं लगा पा रही थी। नमिता को परेशान होता देखकर मोहन दूसरे बड़े शहर गया और वहाँ से एक बड़ी ग्रिल्ड मशीन ले आया, जिसे देखकर नमिता अपने पिता से बोलती, थैंक यू पापा, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो, क्योंकि मेरी हर मुसीबत का समाधान आप करते हो। आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हो। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आपके जैसे पिताजी मिले। बेटा, मैं तेरे लिए जितना भी कहूँ वह सब कम है, लेकिन अभी भी मैं उस काबिल नहीं हूँ कि मैं तेरा एक होटल खुलवा सकूँ। पापा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। बस आप इसी तरह मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बाकी भविष्य की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे यकीन है कि मैं इसी तरह अपने ग्रिल्ड सैंडविच के बिजनेस को ही और अच्छा कर लूं, तो मैं जल्दी ही एक होटल की मालकिन बन जाऊंगी। और वो दिन दूर नहीं जब हमारी गिनती भी अमीरों के बीच होगी। बेटा, तू इसी तरह मेहनत करती रह। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है।
अगर मेरा बेटा होता तो शायद वह मेरी मेहनत को नहीं समझ पाता। नमिता अब खूब मेहनत करती है और अपने परिश्रम के बलबूते पर ढेर सारी जमा पूंजी इकट्ठा करती है और अब उसने फैसला ले लिया था कि वो शहर के बीचों बीच अपना एक होटल बनवाएगी। लगभग 2 साल बाद वो अब अपने होटल का निर्माण करने जा रही थी। उसके माता पिता उस पर बहुत गर्व कर रहे थे। बेटा, आज तो तूने ये कामयाबी हासिल की है, उस पर मुझे फक्र है कि ये केवल और केवल मेरी बेटी की मेहनत और निरंतर प्रयास की वजह से संभव हो पाया है। पिताजी, अगर मेरी शुरुआत ही नहीं की होती तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती। मेरी शुरुआत तो उस ग्रिल्ड सैंडविच स्टॉल से हुई थी, जिसे मैं अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन हिस्सा मानती हूँ। उस ग्रिल्ड सैंडविच स्टॉल को लोगों ने बहुत प्रोत्साहन दिया और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा भी उसी से तो मिली थी। इस कामयाबी के हकदार आप लोग हैं। उसे अपने माता पिता द्वारा ही उस शानदार होटल का उद्घाटन करवाया और इस तरह नमिता ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। लखनऊ शहर में सीमा और सुरेश रहते थे। सुरेश मजदूरी करने का काम करता था, लेकिन उसकी खास कमाई नहीं होती थी, जिसकी वजह से वो दोनों ही बेहद परेशान रहते थे। जब भी सीमा का पति घर आता तो वह सीमा के हाथ की बनी लस्सी जरूर पीता था। ऐसे ही सुरेश एक दिन कहता है, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे हाथ की बनी लस्सी पीकर सारे दिन की थकान मिट जाती है। वो तो ठीक है जी, पर आज घर में राशन खत्म है। हम दोनों कब तक ऐसे जिंदगी जीते रहेंगे? मैं तो कहती हूँ आप कोई दूसरा काम देख लो जिसमें ज्यादा पैसे मिलते हो। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? इतनी जगह गया पर कहीं भी ठीक पैसे ही नहीं मिलते और इतनी गर्मी में बुरा हाल है। अजी परेशान मत हो, भगवान सब ठीक करेंगे। थोड़ा बहुत खाकर ही दोनों सो जाते हैं। अब अगली सुबह सुरेश जल्दी ही उठकर मजदूरी करने निकल जाता है और सीमा अपना घर का काम करने लगती है। उधर सुरेश इतनी भरी गर्मी में सारा दिन मजदूरी करता है, फिर भी उसे अधिक मजदूरी नहीं मिल पाती है, जिससे वह दुखी हो जाता है आज भी ज्यादा मजदूरी नहीं मिली और सोचता है, जब मैं घर आऊंगा तो सीमा से क्या कहूँगा? घर पर राशन भी नहीं बचा। ये सब सोचकर सुरेश परेशान हो रहा था। फिर वह घर चला जाता है और उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर सीमा समझ जाती है कि आज भी उसे ज्यादा मजदूरी नहीं मिली। तभी वह अपने पति सुरेश से कहती है, क्या हुआ जी, आज भी कमाई नहीं हुई ना? हाँ, आज भी ज्यादा मजदूरी नहीं मिली, ऊपर से इतनी गर्मी में काम करते हुए जान निकल जाती है। अब तुम जल्दी से मुझे एक गिलास ठंडी ठंडी लस्सी पिला दो, कम से कम तुम्हारे हाथ की लस्सी पीकर थोड़ी थकान तो कम होगी। फिर सीमा जल्दी से सुरेश के लिए लस्सी बनाकर लाती है और उसे पीने के लिए दे देती है। ये रही तुम्हारी लस्सी, मानो न मानो तुम कोई और काम देख लो, शायद तुम्हें कहीं दूसरा काम मिल जाए। सीमा, दूसरा काम ढूंढना इतना आसान नहीं है। अब तुम ये सब छोड़ो और जल्दी से खाना लगा दो, बड़ी भूख लगी है। फिर सीमा रसोई में जाती है और सुरेश के लिए खाना लाकर देती है। खाना खाते ही सुरेश को नींद आ जाती है और फिर सीमा भी सो जाती है। और फिर अगली सुबह सुरेश जल्दी उठकर मजदूरी के लिए निकल जाता है और सारा दिन गर्मी में मजदूरी करता रहता है, लेकिन फिर भी उसे मजदूरी के ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते। और जब वह शाम को थक हार कर घर आता तो वह हमेशा की तरह आज भी अपनी पत्नी से पीने के लिए लस्सी मांगता है और कहता है, सीमा, बड़ी गर्मी है, अपने हाथ की बनी ठंडी ठंडी लस्सी तो बनाकर पिला दो। फिर सीमा जल्दी से सुरेश के लिए लस्सी बनाकर लाती है और उसे पीने के लिए दे देती है। सीमा, कुछ बात तो है तुम्हारे हाथ की बनी लस्सी में। आप भी ना कुछ भी बोलते हो। रात काफी हो चुकी थी, फिर वे दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह सुरेश अपने मालिक के यहाँ मजदूरी कर रहा होता है। तभी अचानक से उसके पैर पर भारी सामान गिर जाता है, जिससे उसके पैर में बहुत बुरी तरह चोट आती है और वह दर्द से चिल्लाने लगता है। आह, मेरा पैर, हाय मर गया रे, मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। लगता है इसके पैर में तो बहुत चोट आई है। और फिर वो सभी डॉक्टर से उसकी मरहम पट्टी कर उसे घर छोड़ाते हैं। और जब उसकी पत्नी उसके पैर में लगी लगी देखती है, हे भगवान, ये आपको क्या हो गया और ये चोट कैसे लगी? फिर सुरेश उसे सारी बात बताता है और रोने लगता है। जी, आप रोते क्यों हो? हम जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब मैं काम करने कैसे जा पाऊंगा और फिर पैसे कहाँ से आएंगे और घर का खर्च कैसे चलेगा। अजी, आप चिंता क्यों करते हो? अब भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल ही देगा। अच्छा, अब आप आराम करिए, तब तक मैं आपके लिए लस्सी लेकर आती हूँ। फिर सीमा सुरेश के लिए लस्सी बनाकर लाती है और उसे पीने के लिए दे देती है।
अभी सुरेश ने अपनी लस्सी खत्म भी नहीं की थी कि तभी सीमा के मन में एक ख्याल आता है और वह मन ही मन सोचने लगती है, इतनी अधिक गर्मी में सभी लोग ज्यादातर कितनी लस्सी ही पीते हैं और पीना पसंद करते हैं। अगर मैं भी लस्सी का ठेला लगा लूं और इसे बनाना भी आसान है। जब इन्हें मेरे हाथ की लस्सी इतनी पसंद आती है, शायद लोगों को भी पसंद आ जाए और शायद इससे कुछ कमाई भी हो जाए। तभी सीमा ये बात अपने पति सुरेश से कहती है, सुनो जी, मैं एक बार सोच रही हूँ, मैं लस्सी का ठेला लगा ही लेती हूँ। इतनी गर्मी में सभी लोग लस्सी पीना पसंद करते हैं, शायद इससे कुछ कमाई ही हो जाए। फिर घर भी तो चलाना है, तब तक आप भी ठीक हो जाएंगे। देखो, मना मत करना। सुरेश अपनी पत्नी को मना नहीं कर पाता है और फिर वह अगले ही दिन से लस्सी का ठेला लगा लेती है और लस्सी बेचना शुरू कर देती है। ठंडी ठंडी ताजी ताजी लस्सी, मीठी लस्सी, जल्दी आओ और पीने का मजा लो। सीमा खड़ी बड़ी देर तक आवाज लगाती है, पर उसके ठेले पर कोई भी लस्सी पीने नहीं आता। इतनी देर हो गई, अभी तक एक भी ग्राहक लस्सी पीने नहीं आया। शायद हो सकता है थोड़ी देर में कोई आ जाए। ये सोचकर सीमा फिर से आवाज लगाने लगती है और कहती है, मीठी मीठी ठंडी मलाईदार लस्सी, जो भी एक बार पी ले सारी थकावट दूर हो जाए। जल्दी आओ और ताजी ताजी लस्सी पियो। सीमा को आवाज लगाते हुए बड़ी देर हो जाती है। तभी उसके ठेले पर एक लड़का लस्सी पीने आता है और कहता है, आंटी, एक गिलास लस्सी का कितना? 10 रुपए का। मुझे गिलास लस्सी बना कर दो। हाँ, उसमें बर्फ जरूर डाल देना। ये सुनकर सीमा बड़ी खुश होती है। चलो, कोई तो लस्सी पीने आया, कम से कम काम की शुरुआत तो हुई। फिर सीमा उस लड़के को ठंडी ठंडी लस्सी बनाकर देती है। जैसे ही वो लड़का लस्सी का ग्लास मुंह से लगाता ही है और कहता है, वाह, क्या लस्सी बनाई है, पीकर तो मजा ही आ गया। आंटी, एक गिलास और लस्सी देना। हाँ, अभी देती हूँ। फिर सीमा उस लड़के को एक गिलास और लस्सी बनाकर देती है और फिर वह लड़का लस्सी पीकर उसके पैसे देकर चला जाता है। और फिर उसके बाद उसकी दुकान पर सिर्फ 2 ही लोग लस्सी पीते हैं। इतनी गर्मी है, फिर भी पता नहीं लोग लस्सी पीने क्यों नहीं आ रहे। सीमा फिर से लस्सी बेचने के लिए आवाज लगाने लगती है, लस्सी, ताजी ताजी लस्सी, ठंडी ठंडी लस्सी, जो एक बार पी ले उसके सारे दिन की थकान दूर हो जाए। सीमा बेचारी लस्सी बेचने के लिए बार बार आवाज लगा रही थी, लेकिन कोई भी उसकी दुकान पर लस्सी पीने के लिए नहीं आ रहा था। इसी तरह सीमा को लस्सी बेचते हुए सारा दिन हो जाता है और उसकी कुछ कमाई भी नहीं होती। सारा दिन हो गया, सिर्फ 4 गिलास लस्सी के ही बिके हैं। इनमें तो लस्सी के सामान के पैसे भी नहीं निकलेंगे। हे भगवान, अब तो मेरे पास सिर्फ थोड़े से ही पैसे बचे हैं। इन पैसों से तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। सीमा को लस्सी बेचते हुए सुबह से शाम हो जाती है। जब उसकी दुकान पर कोई नहीं आता तो वह अपनी लस्सी का ठेला लेकर घर चली जाती है और जब वह घर पहुंचती है तो उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उसका पति कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? लस्सी पीने मेरे ठेले पर कोई नहीं आया। कोई बात नहीं, आज कोई नहीं आया तो क्या हुआ, ऐसा थोड़ी है कि कल भी कोई ना आए। तुम इतनी मेहनत कर रही हो, देखना कल तुम्हारी लस्सी पीने सब लोग जरूर आएंगे। आप कह रही हैं तो जरूर आएंगे। रात हो चुकी थी। फिर सुरेश और सीमा खाना खाकर सो जाते हैं और फिर अगली सुबह सीमा जल्दी से घर का सारा काम करने के बाद ठेला लेकर बेचने के लिए निकल जाती है और आवाज लगाने लगती है, ठंडी ठंडी ताजी ताजी स्वादिष्ट लस्सी, जल्दी आओ, जल्दी पीकर अपनी थकान मिटाओ। सीमा बड़ी देर तक आवाज लगाती रहती है पर कोई भी उसकी दुकान पर लस्सी पीने नहीं आता। तो वे मायूस हो जाती है और एक बड़ी सी गाड़ी आकर सीमा के ठेले के पास आकर रुकती है, जिसमें से वही लड़का उतरता है जिसने कल सीमा के ठेले पर लस्सी पी थी। वो सभी अपने दोस्तों से कहता है, तुम्हें पता है ये आंटी ना बड़ी ही अच्छी लस्सी बनाती है। तुम एक बार इनकी लस्सी पियोगे ना तो तुम्हारा यहाँ आकर बार बार लस्सी पीने का मन करेगा। क्या यार, तू हमें यहाँ लाया है, वो भी लस्सी पिलाने के लिए? हमें तो लगा था कि तू हमें किसी अच्छी जगह लेकर जाएगा, कुछ खिलाएगा। अरे तुम एक बार आंटी की लस्सी पी कर तो देखो, फिर खुद कहोगे कि लस्सी बहुत ही बढ़िया थी। तभी सीमा उन सभी लड़कों की बातें सुनकर उनसे कहती है, साहब आप एक बार मेरी लस्सी पी कर तो देखिए, अगर आपको लस्सी अच्छी नहीं लगी तो मुझे पैसे भी मत देना। फिर सीमा सभी लड़कों को एक एक गिलास लस्सी बनाकर पीने के लिए देती है और सभी लड़के लस्सी पीते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छी लगती है। सभी लड़के बोलते हैं, वाह क्या लस्सी बनाई है, पीकर तो मजा ही आ गया। आंटी एक गिलास और लस्सी देना। और मुझे भी एक और गिलास लस्सी चाहिए।
और मैं तो 2 गिलास और पीऊंगा। ये देखकर तो सीमा मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी। तब सीमा कहती है, चलो कम से कम आज कुछ ग्राहक तो आए, और सबसे अच्छी बात उन्हें मेरी बनाई हुई लस्सी पसंद आ रही है। फिर सीमा सभी लड़कों को लस्सी बनाकर पीने के लिए दे देती है, और जब सभी लड़कों को लस्सी पीने के बाद वह लड़का सीमा को लस्सी के पैसे देता है। फिर वह सभी लड़के सीमा को पैसे देकर चले जाते हैं, और तभी वहाँ कुछ लोग सीमा के ठेले पर उन लड़कों को लस्सी पीकर जाते हुए देखते हैं, तो वे उसके पास आकर लस्सी पीने के लिए आते हैं, और वह सभी आदमी सीमा को लस्सी के पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। और इसी तरह सीमा के ठेले पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, और कुछ ही देर में सीमा की सारी लस्सी खत्म हो जाती है, और उसकी अच्छी कमाई भी होती है। ये देख सीमा मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। घर जाकर जब मैं इन्हें बताऊंगी तो वे कितना खुश होंगे। फिर सीमा जल्दी से घर जाती है और अपने पति सुरेश को पैसे देते हुए कहती है, ये देखो जी आज की हमारी कमाई। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुमने इतनी मेहनत जो की है, तो फिर लस्सी तो बिकने ही थी। अब तुम मुझे कब लस्सी बनाकर पिलाओगी? ये सुनकर सीमा जोर जोर से हंसने लगती है, और साथ में उसका पति सुरेश भी हंसने लगता है। और फिर कुछ ही दिनों में सीमा और उसके पति के घर की हालत